बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। पिछली वीडियो में हमने आर्थर मिलर का एक और ड्रामा डिस्कस किया था द क्रूसिबल, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। आज की वीडियो में हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसके हम की पॉइंट, सेटिंग, करेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी लेकिन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस ड्रामे से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये ड्रामा अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर ने लिखा है। 1949 में इसको लिखा गया और इसने पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा दैट सेम ईयर, ये इसे एक प्राइज़ मिली थी उसी साल। सोशल कमेंट्री की बात करें, डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्रिटिक्स द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब इस ड्रामे में क्या होता है, एक कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है मींस जो सरमायादाराना निज़ाम होता है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे वहाँ आपको इसकी बेहतर समझ आएगी कि क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है, ये डेथ क्यों होती है। Impact and legacy, the play is considered one of the greatest American plays of the 20th century। 20th century का ये बहुत ही important play कंसिडर किया जाता है और इसीलिए इसे ये प्राइज़ भी मिला था, पुलिटाइज़र प्राइज़। इट हैज़ बीन वाइडली स्टडीड, इसको हर जगह पढ़ा जाता है, चाहे एशियन ममालिक हो, अफ्रीकन हो या यूरोपियंस हो, और इसे मुख्तलिफ़ जगहों पे परफॉर्म भी किया जाता है। द ट्रेजिडी ऑफ वेली लोमन, ये एक करेक्टर है वेली लोमन। इसका जो है लाइक डेथ हो जाता है। अब डेथ किस वजह से होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है और सेल्समैन होता है। तो इसके और भी वजूहात होते हैं जो हम इसकी समरी में डिस्कस करेंगे। द फेलियर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन ड्रीम एंड इट्स इनहेरेंट फ्लॉज। Valley's belief in his ideal is shattered as he realizes that hard work alone does not guarantee success। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ये जो हमारे मेन करेक्टर है वैली लोमन, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसका ये मानना है कि जो सक्सेस है उसकी कोई गारंटी नहीं। मींस जो हार्ड वर्क आप करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी। अब आप इससे एग्री करते हो या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या हार्ड वर्क से सक्सेस मिलता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू वेली लोमन ये क्या कहता है कि इस शैटर्ड ही रियलाइजेज दैट हार्ड वर्क अलोन डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि जब आप हार्ड वर्क करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको कामयाबी मिलेगी। द प्ले एक्सप्लोर्स द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, और इस प्ले में क्या है, ये जो हमारे करेक्टर है वेली लोमन, इसको बहुत ज़्यादा जो है लाइक ठोकरें खानी पड़ती है। ये बहुत बूढ़े होते हैं, अपने जॉब को क्विट करना चाहते हैं लेकिन कोई इसका साथ देता नहीं। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, मेटाफोरिकल डेथ। अब ये जो हमारे सेल्समैन है ऑब्वियसली इसकी लास्ट में डेथ होती है। डेथ की बहुत सी वजूहात होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, अपने लाइक जो वर्क है उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जो सेल्समैन, सेलिंग वगैरह करना, एक प्रोडक्ट को सेल करना, ये उसका काम होता है, तो ये उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है लेकिन इसकी डेथ हो जाती है। द टाइटल सजेस्ट दैट द प्ले इज़ नॉट सोली अबाउट द लिटरल डेथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट वैली लोमन बट आल्सो अबाउट द सिंबॉलिक डेथ ऑफ हिज ड्रीम्स। अब जब आप ऑब्वियसली ये अमीर भी होना चाहता है, तो जब आपकी डेथ होती है तो इट मीन्स आपके ड्रीम्स का भी कत्ल हो जाता है, आपके ड्रीम्स भी आपके साथ मर जाते हैं, आपके एस्पायरेशंस, आपके सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। Valley's identity as a salesman, which he values deeply, is in decline, and the play explores the emotional and psychological death that occurs as a result। Critique of the American Dream। अब अमेरिकन सोसाइटी, उसमें आप ऑब्वियसली हम जो है बात करेंगे कैपिटलिस्ट क्लास की। कैपिटलिस्ट क्लास को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरह ये लोग जो है लाइक जो सरमायादारा निज़ाम है, ये जो गरीब लोग हैं उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। जैसे ये हमारे जो करेक्टर है वेली लोमन, ये इवन हेल्प मांगता है अपने बॉस से, लेकिन बॉस फिर भी हेल्प नहीं करता। बॉस चाहता है नहीं, आपको जो काम दिया गया है आपने वही करना है, अगर नहीं कर सकते तो आप ये जॉब क्विट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। Universal representation, the title signifies extends beyond Valley Loman as an individual। It represents the struggles faced by many individuals। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे करेक्टर वेली लोमन है यही चीज़ सिर्फ इस बंदे ने फेस किया होगा। नो, इट इज़ स्टिल कॉमन। दुनिया में आज भी जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है।
मींस अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा थकाता है, लेकिन उनकी जो वेजेस होती है, जो सैलरी होती है, वो उस हिसाब से नहीं मिलती। हालांकि अगर देखा जाए, ये एक मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि इवन जो मज़हब होता है वो भी इन्हीं, ये जो मिडिल क्लास है, इन्हीं लोगों ने मेंटेन किया होता है। आपके कारोबार को इन्हीं लोगों ने मेंटेन किया होता है, यही लोग जो है आपका काम करते हैं, आपने इन्हीं को जो है एम्प्लॉय बनाया होता है, और यही लोग आपको बेहतर काम करके देते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी लाइक जो मिडिल क्लास है, इसको बिल्कुल लाइक इसकी बिल्कुल कदर नहीं होती, इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ये जितना काम करते उसका जो है इसे सिला रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। Irony. The title also implies irony. Traditionally, the death of a person of significance would be mourned and remembered, but in Valley's case, his death is met with a lack of recognition and a small funeral attendance. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई। ये अगेन लाइक क्लास की बात आती है। जब एक गरीब की डेथ होती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन जब एक अमीर की डेथ होती है तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। तो एक किस्म की आयरनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम इस प्ले में भी यही होता है। ये जो हमारे करेक्टर है वेली लुमन, जो सेल्समैन है, इसकी जब डेथ होती है, इसके फ्यूनरल में मीन्स इसके जनाजे में कोई भी नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इसको जानने वाले, इसको जो जानते हैं वो बहुत कम लोग हैं। अमीर क्या होता है, अमीर जब मरता है, चाहे उसको कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन फिर भी लोग शिरकत करते हैं। अब आप इसको लाइक मुनाफिकत कह सकते हैं, हिपोक्रेसी ऑफ आवर सोसाइटी, या हिपोक्रेसी ऑफ पीपल कह सकते हैं हम। सेटिंग, इस ड्रामे की अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग न्यूयॉर्क सिटी रखी गई है 1940s, और ये जो सेटिंग है ये मूव होती है। कभी क्या होता है, कभी जो है लाइक वेली एंड लिंडा लोमन, ये लिंडा लोमन जो है वेली लोमन की वाइफ है, इनके घर जो है सेटिंग रखी गई है। कभी वेलीज़ का वर्क प्लेस जहाँ पे ये काम करता है, मीन जहाँ पे ऑफिस है। कभी चार्लीज़ ऑफिस, चार्ली भी एक करेक्टर है, ये एक लॉयर है, ठीक है। फ्लैशबैक सीन्स, और ये जो हमारे करेक्टर है वेली लोमन, इसको हेलुसिनेशन की भी बीमारी होती है, मींस अपने आप को इमेजिन करना कि काश में ये होता या ये करता, तो ये इसको हेलुसिनेशन मीन जो ड्रीम्स वगैरह आते हैं, दिन के जो ख्वाब आते हैं उसको, ये ख्वाब भी इसे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसकी मेन वजह यह क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है और ख्वाब बहुत ज़्यादा देखने लगा है, और रेस्टोरेंट जो है इसकी सेटिंग रखी गई है। इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट वाइल द प्राइमरी सेटिंग आर सेंटर्ड अराउंड न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन इसकी जो प्राइमरी सेटिंग है वो न्यूयॉर्क सिटी है, ये चीज़ रिमेंबर करें। बाकी जो सारे हैं वो सेकेंडरी सेटिंग है। द प्ले आल्सो एक्सप्लोर द इंटरनल थॉट्स एंड मेमोरीज ऑफ द कैरेक्टर्स, ट्रांसेंडिंग फिजिकल लोकेशंस एंड डेवलपिंग इनटू द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रियलिम्स ऑफ द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंसेस। ये उन कैरेक्टर्स की बात हो रही है, स्पेशली जो हमारे मेन कैरेक्टर प्रोटोगनिस्ट है वेली लोमन, इसकी बात हो रही है कि ये साइकोलॉजिकल लाइक जो इमोशंस है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने इमोशंस को शो करता है अपने बेटों के सामने, लेकिन फिर भी उसके जो बेटे उसकी कदर नहीं करते। आखिर में इस बंदे की क्या होती है, डेथ हो जाती है। करेक्टर्स, सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास वेली लोमन। वेली लोमन जो है ये एक स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है, ड्रामे के प्रोटोगनिस्ट है, 60 साल के हैं, और ये जो है अपने जो करियर है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब आखिर में क्या होता है कि ये जो है थोड़े बहुत बीमार होने लगते हैं, और अपने बॉस से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा काम दिया जाए जहाँ मैं एक ही जगह बैठा रहूँ और एक ही जगह काम करूँ। लेकिन इसका बॉस कहता है कि नहीं भाई, आपने जो काम करना है वो सेल्स में जो सेलिंग वगैरह है, प्रोडक्ट सेल करनी है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, ये करना है। अब ये बेचारा 60 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके जो बॉस है वो नहीं मानते। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी गरीब लोगों की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते। हालांकि ये बंदा 60 साल का है, फिर भी इसकी वो कदर नहीं होती, इसके साथ इसने टाइम गुजारा होता है, लेकिन जो इसका बॉस है वो फिर भी इनकार करता है। आखिर में यही धमकी दी जाती है कि अगर आपने काम करना है तो करे, वरना आप इस जॉब को जो है स्किप कर सकते हैं। लिंडा लोमन जो है ये वेली लोमन की वाइफ है, और एक लॉयल और सपोर्टिव वाइफ है, ठीक है। लास्ट तक इसके साथ रहती है। इवन जो इसके बेटे हैं वो अलग जगह रहते हैं, मींस उनके डिफरेंट घर्स होते हैं, मुख्तलिफ घरों में रहते हैं, लेकिन ये जो है वाइफ है ये हमें इसके साथ ही रहती है। और इवन इसका जो है दिमागी तवाज़ुन भी खो देता है, मींस थोड़े बहुत पागल होने लगते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो वाइफ है लिंडा लोमन वो इसके साथ रहती है। यहाँ पे देखो ना, मेंशन भी गया मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन, फिर भी ये जो है लिंडा लोमन इसके साथ रहती है। फिर हमारे पास करेक्टर है बिफ लोमन। बिफ लोमन जो है ये एल्डेस्ट सन है किसके, लैंडी लोमन और वेली लोमन के, ठीक है। और ये भी 30 साल के हैं,
और ये जो है ये भी चाहता है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे पैसा कमा लूँ, जिससे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, अपने छोटे भाई, ये जो इसका भाई हैप्पी लोमन, इसको सपोर्ट कर सकूँ। His relationship with Valley Biff grapples with the pressure of fulfill his father's expectation while trying to find his own path in life। और ये अपना कोई कारोबार करना चाहता है, अपने फादर की तरह सेल्समैन नहीं बनना चाहता। फिर हमारे पास है हैप्पी लोमन, ये जो है यंगर ब्रदर है और ये भी 30 के लगभग है, ठीक है, और लो लेवल जॉब करता है। और ये जो है इसके जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे जो मेंशन की गई है वो क्या है कि हैप्पी इज़ मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड विलिंग टू कंफर्म सोसाइटियल नॉर्म्स। तो ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने बड़े भाई बिफ लोमन से, ठीक है। ही सीक्स सक्सेस थ्रू सुपर नेचुरल मीन्स सच एज परसिंग वुमेन एंड क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लीडर। चार्ली ये इतना बड़ा करेक्टर नहीं है, एक ही दो दफ़ा इसका ज़िक्र आएगा, लेकिन ये करेक्टर जो है जो वेली लोमन है उसके नेबर है और एक अमीर बंदे हैं, इसके जो बेटे हैं वो भी बड़े अमीर है, बेटा जो है बर्नार्ड, ये इसका बेटा है, तो ये भी बड़ा अमीर बंदा है। अब क्या होता है, ये जो है जो हमारे मेन करेक्टर है वेली लोमन को इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, किस चीज़ के थ्रू, अपने फाइनेंशियल मींस अपने पैसों के थ्रू। फिर हमारे पास करेक्टर है बर्नार्ड। बर्नार्ड जो है चार्ली का बेटा है और ये एक लॉयर है और ये किसके दोस्त हैं, बिफ के। ये यहाँ पे मेंशन है कि बिफ के बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक वुमेन है, ये करेक्टर बिल्कुल ज़्यादा एक ही दफ़ा शो हुआ है पूरे प्ले में, इसका ज़िक्र आएगा। सो शी अपेयर्स इन वेरियस, ये फ्लैशबैक्स जब इसको जो हमारे मेन करेक्टर वेली लोमन को जब हेलुसिनेशन की बीमारी होती है, जब ये अपने आप को इमेजिन करता है, तब ये जो औरत होती है ये इसके ख्वाब में आप कह सकते हैं कि आती है। अब दोस्तों इस स्टोरी की जो है समरी का आगाज़ करते हैं। एज़ आई सेड की वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी लेकिन आपको इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कहानी है वेली लोमन की और ये बूढ़ा सेल्समैन है। वेली की वाइफ का नाम है लिंडा लोमन। वेली लोमन के दो बच्चे भी हैं, बीफ लोमन और हैप्पी लोमन, और दोनों जवान हो चुके हैं। वेली की उम्र 63 साल है या 60 ईयर्स है और 36 ईयर्स से वेली एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब कर रहा है। कितने साल से? 36 ईयर्स, ठीक है। अब वेली बूढ़ा हो चुका है और सेलमैन की जॉब बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। वेली को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। वेली कंपनी के लिए अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि बूढ़ा हो चुका है और कंपनी जो है वेली को सैलरी नहीं देती, क्योंकि कंपनी कहती है कि तुम हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करो और जो प्रोडक्ट्स कम सेल करोगे उन पर हम तुम्हें कमीशन, मतलब जितने प्रोडक्ट्स तुम सेल करोगे उतने हम तुम्हें कमीशन देंगे, और जितने प्रोडक्ट्स तुम सेल नहीं करोगे फिर मतलब तुम्हारी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होगी, तुम्हें कोई फ़िक्स सैलरी नहीं मिलेगी। तो वेली लोमन को बहुत कम पैसे मिलते हैं। वेली लोमन का घर का चूल्हा सही से नहीं जल रहा है क्योंकि वेली के पैसों में गुजारा ही नहीं होता घर वालों का, और वेली दुखी हो गया है। अब वेली जो है दिमागी तवाज़ुन खो देता है, उसे हेलुसिनेशन की बीमारी हो जाती है, मतलब इमेजिन करना। हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? इमेजिन करना। ऐसी बीमारी जहाँ पर आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो जिस चीज़ का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। लिंडा लोमन इसकी इन हरकतों की वजह से परेशान हो जाती है। लिंडा को वेली लोमन की फ़िक्र होने लगती है। वेली अपने बच्चों को इमेजिन करने लगता है। उसको लगता है कि उसके बच्चे उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उसकी बच्चे उसके सामने खड़े नहीं होते। वेली लोमन के दो बच्चे बिफ लोमन और हैप्पी लोमन, इनकी अगर बात करें, बिफ लोमन जो है अभी सेटल नहीं है, 34 साल का हो गया है या 36 साल का हो गया लगभग। बिफ का नौकरी में दिल नहीं लगता, उससे खेतीबाड़ी करने में मज़ा आता है, इसी वजह से उसने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। और हैप्पी लोमन ये जो है अपने फादर की तरह सेल्समैन की जॉब करता है, लेकिन हैप्पी अभी जवान है और हैप्पी ठीक ठाक पैसे कमाता है और ये दोनों बच्चे अलग अलग रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। अब बिफ और हैप्पी लोमन दोनों जब घर आते हैं तो उनकी माँ लिंडा लोमन उन्हें बताती है कि बेटा तुम्हारे फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों को अपने फ़ादर की तबीयत का सुनकर बुरा लगता है और लिंडा लोमन कहती है, मतलब इनकी जो मदर है, वो कहती है कि तुम्हारे फ़ादर का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, कार एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन वो कोई कार एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वेली लोमन सुसाइड करना चाहते हैं।
कार एक्सीडेंट तो एक बहाना है। और वेली लोमन ने इंश्योरेंस पॉलिसी भी ख़रीद रखी है। अगर वेली किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में मर जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक वेली लोमन की फैमिली को पैसे मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। इसलिए वेली लोमन चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए तो इससे घर का सारा कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। और बिफ लोमन और हैप्पी लोमन दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि हम दोनों पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ वेली लोमन अपना दिमागी तवाज़न खो रहा है और वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा है। अब वेली लोमन अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रहा है और पछतावा कर रहा है और भी ज़्यादा दुखी हो रहा है और भी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब बिफ लोमन और वेली लोमन दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना ज़रूरी है, तो ज़िंदगी उसे आगे चलने नहीं देगी। वेली लोमन कहता है कि मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझसे भाग दौड़ नहीं हो रही, मुझे आप कोई ऐसी जॉब दे जहां पर मैं बैठकर काम कर सकूं और मुझे फ़िक्स सैलरी भी दो। और बिफ कहता है कि मैं भी अपने बॉस के पास जाऊंगा, बिफ जिस कंपनी में काम करता था क्लर्क की, और उनसे लोन मांगूंगा ताकि कोई बिज़नेस शुरू कर सकूं। अब वेली लोमन जो है, जो इनके फादर है, वेली लोमन जाता है अपने बॉस के पास और कहता है कि मुझे मेज़ कुर्सी वाली जॉब दो और हफ्ते के मुझे $65 दो। वेली लोमन का बॉस बोलता है कि हम आपको ऐसी कोई जॉब नहीं दे सकते और अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आपकी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। वेली लोमन कहता है कि 65 नहीं $50 ही दे दो, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी। बॉस नहीं मानता, वेली लोमन डट जाता है। वेली लोमन कहता है 50 नहीं तो $40 ही दे दो। इसके बाद वेली लोमन को नौकरी से बाहर निकाल देता है। और अब बिफ लोमन अपने पुराने बॉस के पास जाता है कि सर मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे लोन दे दीजिए। बिफ का बॉस कहता है कि तुम हो कौन? बिफ कहता है कि मैंने आपकी कंपनी में आपके साथ काम किया है। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ यहाँ से। अब बाप और दोनों बेटे एक ही रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। वेली लोमन अपने बेटों को बताता है कि मेरी नौकरी तो चली गई है। बिफ कहता है कि मुझे भी लोन नहीं मिला। अब वेली लोमन की टेंशन और बढ़ जाती है बिफ का सुनकर। वेली लोमन दोबारा से हेलुसिनेशन में चला जाता है। वेली लोमन अपने मरे हुए भाई को इमेजिन करता है। वेली लोमन कहता है कि भाई तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए? ये अब इमेजिन कर रहा है, इसका एक मरा हुआ भाई भी है। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है थोड़े बहुत पैसे कमाने में भी। और दोनों जो है जो बाप को देख के सोचते हैं, दोनों बेटे बाप को देख के सोचते हैं कि इन्हें क्या हो गया है, किससे बातें कर रहा है। उसी रेस्टोरेंट में दो लड़कियां होती है, बिफ लोमन और हैप्पी लोमन, दोनों उन्हीं लड़कियों के साथ चले जाते हैं। वेली लोमन अकेला रेस्टोरेंट में रह जाता है, मतलब इनका जो फादर है वो अकेला रह जाता है। और अब वेली लोमन का मारा हुआ भाई वेली को बताता है, कहता है कि तुमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तुम उसका यूज़ करो, तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो ताकि तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाए। इससे कर्ज़ा और बिज़नेस दोनों जो है हो जाएंगे, दोनों कर्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा और बिज़नेस भी बन जाएगा। अब वेली लोमन अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा लेता है और इस बार इसकी मौत हो जाती है। वेली लोमन के जनाजे में कम लोग आते हैं। वेली लोमन के घर की सारी इंस्टॉलमेंट्स जो है पूरी हो गई है, अब वो घर उसका हो गया है। वेली लोमन के दोनों बेटे अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं और लिंडा लोमन जो इनकी वाइफ है और जो इन दो बेटों की माँ है, हैप्पी लोमन और बिफ लोमन की माँ लिंडा लोमन अकेली रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग होता है। और ये जो कैरेक्टर्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज आई सेड कि ये इसका एक ये जो चार्ली और बर्नार्ड, ये चार्ली जो है बर्नार्ड के फादर है, ये वकील बन जाता है और बिफ के बचपन का दोस्त है, और ये जो है वेली लोमन का नाइबर है। थीम्स की बात करें, द अमेरिकन ड्रीम। The plays critically examines the concept of American dream, the belief that hard work and determination can lead to material success and personal fulfillment. वेली लोमन embodies the, इसमें अगेन वही बात की गई है कि जो सक्सेस है ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मेहनत की जाए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता, आप लोग एग्री कर सकते या नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो
आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेहनत जो है, ज़रूरी नहीं कि जब आप मेहनत करें तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। आप जब मेहनत करते हैं तो ओबियसली आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन यहाँ पे उलट है। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप जब मेहनत करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ, द थीम ऑफ आइडेंटिटी सेंट्रल टू द प्ले। वेली लोमन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज टाइड टू हिज करियर। अब ये जो वेली लोमन है, ये क्या, ये हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट है और ये अपने पूरे करियर में 36 ईयर जो है जॉब करते हैं। लेकिन फिर भी इसका जो बॉस है, जब ये उसके पास जाता है कि मुझे कोई ऐसी नौकरी दो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं एक ही टेबल पे बैठ के काम कर सकूँ, लेकिन इसका बॉस फिर भी मना करता है। अब इसकी मेन वजह क्या है कि हमारे सोसाइटीज़ में क्या होता है, चाहे कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे हमेशा जो है गरीब है उसको सप्रेस किया जाता है, उसको जो है दबाया जाता है, उसको बेचारे को आगे नहीं आने देते, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी, इसमें अगेन जो है अमीरों की बात होगी कि जो अमीर है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, वहाँ पे जो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास को हमेशा दबाया जाता है, उनको कभी भी आगे नहीं आने देता। और अगर कोई कर्ज़ मांगे तो भी नहीं देते कि भाई अपना काम करो, अगर नहीं करा तो यहाँ से निकल जाओ। तो ये सीन होता है। Illusion and reality, death of a salesman blurs the line between illusion and reality. Valley often retreats into fantasies. अब ये जो वैली है ये क्या है, ये इल्यूजन में रहता है, मीन्स हेलुसिनेशन में रहता है, हमेशा अपने आप को जो है ये सोच के बैठा होता है कि मतलब मैं जो हूँ पैसे क्यों नहीं कमा रहा, या अपने बेटों को इमेजिन कर रहा था, अपने भाई को बुला लेता है हेलुसिनेशन में। रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, ये एक सेल्समैन है और इसने काम करना है, यही इसकी जो है रियलिटी है। अपनी जो रियलिटी है उसको डिनाई करता है। सिंबलिज्म, सीड्स, द सिंबल ऑफ सीड रिप्रेजेंट्स वैलीज एस्पायरेशन एंड होप्स फॉर सक्सेस। he carries a packet of seeds throughout the play which he believes will grow into a flourishing garden. अब ये इस प्ले में क्या होता है कि ये एक टाइम में जो सीड्स है उसको भी कैरी करता है, जो सिंबलाइज़ करता है कि एक ना एक वक्त में ग्रो होगा। अब इसके बेस्ट एग्जांपल आप इसके साथ भी सिंबलाइज़ कर सकते हो कि इंसान जितनी थोड़े बहुत मेहनत करते करते इंसान एक दिन ज़रूर कामयाब होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम आप भी अगर मेहनत करते हैं तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आप भी बिल्कुल सीड्स की तरह हो। सीड्स जब उगते हैं तो टाइम लगता है, इसी तरह आपकी जो मेहनत है उसको जो कामयाबी जो आपको मिलनी है उसके लिए भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम ज़रूरी होता है। The Loman house. The Loman family's home is a symbol of their aspirations, struggles and illusions. It represents the American dream of owning a house. ये जो लोमन का घर है ये क्या है, ये हर बंदे का अपनी एक एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो। सेम टू सेम ये जो अमेरिका है इसमें भी एक वक्त में यही था कि भाई हर कोई ये चाहता था कि हमारा अपना घर हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो किराए के मकान में रहते थे। तो और किसी की एक ड्रीम होती थी, जिस तरह इनकी अपनी एक ड्रीम है, इसने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील की थी कि अगर मेरी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो मेरी जो फैमिली है उसको पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह ये अपनी डेथ अपने आप को मार देता है, जो वैली लोमन है। The salesman. The title of the play itself carries symbolic weight. The salesman represents Valley's profession but also embodies the broader concept of a person striving for success in competitive. Salesman क्या है, obviously एक struggle होती है किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। वो क्या है, चीज़ क्या है, पैसा। Materialistic society. The play explores the disillusionment, emotional turmoil faced by those who chases the elusive goal of salesman, equating it with the pursuit of the American dream. The woman. The woman is a symbol of Valley's infidelity and moral decay. She represents the temptation and desire that undermine Valley's sense of loyalty and his belief in his own righteousness. तो ये जो फीमेल है ये इनफिडेलिटी और मोरल डिके की जो है जो फीमेल है वो इस चीज़ को सिंबलाइज करती है। मतलब जो एक रॉन्ग फीमेल होती है जो आपको कभी ना कभी धोखा देती है। सेम टू सेम इसको भी किसी ना किसी ने धोखा दिया था, जो हमारे करेक्टर वैली लोमन है। द डायमंड्स. द डायमंड सिंबलाइज material success and social validation. Why Valley believes that if beef can secure a loan, it will open doors to prosperous. अब जो डायमंड है वाइट चीज़ है तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, आपकी इवन सक्सेस को सिंबलाइज कर रहा है। सो सेम टू सेम यहाँ पे ये जो हमारे करेक्टर है बिफ, वो भी यही कहता है कि अगर मुझे लोन मिल गया तो मेरी जो है जो हम कहते हैं ना कि खुशी के दरवाज़े खुल जाएंगे, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
तो सेम टू सेम ये भी इमेजिन करता है, ये भी ये चाहता है कि मुझे लोन मिले, लेकिन इसे लोन नहीं मिलता, बल्कि बाप और बेटे दोनों को लोन मिलता। क्यों? क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है जहाँ पे आपको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो गरीब होते हैं, चाहे लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो। स्टॉकिंग्स, the stockings are a symbol of Bailey's betrayal and infidelity. He gives a pair of stockings to his mistress, representing a breach of trust within his marriage. The stocking also become a symbol of deception as Linda discovers them and mends them, hiding them evidence of Bailey's unfaithfulness. तो ये जो स्टॉकिंग है ये भी जो हमारी करेक्टर है लिंडा लॉमेन, उससे भी जो है लाइक जोड़ा गया है, और ये डिसेप्शन को भी जो है सिम्बलाइज़ करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।